नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इक़्तिदार से जाते ही मुस्लिम लीग नून ने दोबारा वोट को इज्जत देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर ही लड़ेगी। अब 2017 में जब नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स केस में सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाते हुए ताहयात नाअहल कर दिया गया था, तो उस वक्त उन्होंने ये मकबूल नारा लॉन्च किया था और इस पर नून लीग अवामी हिमायत हासिल करने में कामयाब भी रही थी। इफेक्टिव कैंपेन्स चलाई गई थी। मगर अगले इक़्तिदार के लिए वादे दावे एक तरफ, सवाल यह है कि क्या नून लीग मौजूदा दौर हुकूमत में अपने ही लॉन्च किए गए इस बयानिए पर कायम रही? हमने क्या इसका कोई अमली मुजाहिरा देखा या सिर्फ अवामी हिमायत के लिए इस नैरेटिव या नारे को बेचा तो गया, मगर इख्तिदार मिलते ही नून लीग अपना ही नारा भुला बैठी? यही सवाल अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रखेंगे। मैं ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नजम साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, क्या शहबाज हुकूमत ने अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में वोट को इज्जत दी? अगर देखिए रामीन, अगर ये इज्जत देते हैं तो जिस तरीके से इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता था वो तो नहीं होता ना। वो तो एक बिल्कुल फ्रॉडुलेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था और फौरन ये कहते नहीं हम ऐसे वोट, पहले तो वो करते ही नहीं उस किस्म की खरीद फरोख्त जो हुआ था, मगर उसके बाद कहते हम एक प्रॉपरली इलेक्टेड पार्लियामेंट चाहिए। अब अगर हमने जीत लिया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसका और इतने लोटे समेत 100 के नियरली 100 लोटास, तो हम समझते हैं कि लोगों को जिन्होंने इनको वोट किया था उनके लिए तो वो इनको उनके साथ नहीं ठहरे थे, लिहाजा वी वुड लाइक अ न्यू वोट, वी वुड लाइक जनरल इलेक्शंस। 3 साल हो गए हैं और हमें ये चाहिए। शायद लोग रिस्पेक्ट करते वो चीज़ नहीं। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लोटोक्रेसी को प्रमोट किया। पार्लियामेंट जो आई वो सिस्टम को शर्म दिया, डेमोक्रेसी को शर्म दिया, पाकिस्तान को शर्म दिया। इस किस्म के पार्लियामेंट के साथ आप बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि आप बिल पे बिल पास कर रहे हैं, क्वोरम नहीं है, कमेटी रीडिंग्स नहीं हो रही हैं, कोई पढ़ भी नहीं रहे हैं आप वो बिल्स और पे पास कर रहे हैं। ये क्या है? ये तो उनके लोगों ने, एक सेनेटर मुश्ताक जो है वो कहने लगे कि इस किस्म के बिल्स के बाद पाकिस्तान पार्लियामेंट जो है वो रिडंडेंट हो गई है, हम इस किस्म के पार्लियामेंट नहीं चाहते। और वो अपने पीडीएम के लोग जैसे वो रब्बानी, खैर वो तो इस वक्त फाड़ के कहने लगा कि मैं कोर्टियर नहीं हूँ, मैं एक कुछ और हूँ, मगर सेनेटर ताहिर बिसेंजो ने कहा ये एक सिया चैप्टर है इन पाकिस्तानी हिस्ट्री। तो देखिए वो हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये वोट को इज्जत दे रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं इन्होंने क्यों विड्रॉ किया हेल्थ कार्ड को? ये जो हेल्थ कार्ड जो विड्रॉल है, लोग मरे गए हैं। मैं तो समझता हूँ यू कैन इक्वेट इट विद मर्डर। एकदम आके कहने लगे अब हेल्थ कार्ड नहीं होगा, तो इसका मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। लोगों ने वो हार गए हैं, they've lost faith in the system और डेमोक्रेसी और इनकी लीडरशिप पे। मैं कहता हूँ सिर्फ इनकी नहीं, हमारे पाकिस्तान की लीडरशिप में, कि जब एक चीज़ आपको 70-75 साल के बाद एक पार्टी अगर एक ही अच्छी चीज़ की है वो ये था कि हेल्थ कार्ड, उसको उन्होंने निकाल देते हैं, फिर जाके एक दिन अनाउंस करते हैं कि नो यू कांट हैव द हेल्थ कार्ड। मगर ये कुछ नहीं। और भी देखें, अब फैमिन हो रहा है, पॉवर्टी हो रही है, शॉर्टेजेस हैं मुल्क में, मिडिल क्लास तो तबाही हो गया है और अपने आप पे खर्च रहे हैं पानी के तरह पैसे। I am spending money like literally like water। इनके अलाउंसेस देखें, इनके विजिट्स देखें। और आप रामीन मुझे प्लीज बताएं कौन सा गवर्नमेंट रहा है जो 38 स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर्स रखें? 38 ऑफ देम। बहुत बड़ी काबीना। और सीरियस, ये तो ठीक है, दीज आर, ये तो पब्लिसिटी की बात है ना। मैं आपको ये एडवर्स पब्लिसिटी इससे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ फॉरेन पॉलिसी में भी आप आके देख लें, जो हम लोगों को थोड़ा सा वो हो रहा था कि हम अमेरिका के गुलाम ना रहें, इन लोगों के आने के बाद जिस तरीके से हम अमेरिका के साथ चिपट गए हैं,
लग रहा था ऐसे कि अयूब का ज़माना वापस आ गया, मगर अयूब ने तो सीटो और सेंटो को रखा और उसको ऑनर किया, इसलिए कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें मिल रहे थे अमेरिका, इस वक्त कुछ भी नहीं मिल रहा था। और इन्होंने जाके एक दुश्मन का एलाई, हिंदुस्तान का दोस्त, जिगरी दोस्त, मिलिट्री एलाई बन गया अमेरिका, उसके साथ दोस्ती रख के वो कहते हैं कि हम बैलेंस करना चाहते हैं हमारी फ्रेंडशिप उस किस्म के दुश्मन के साथ, और एक किस्म का दोस्त जैसे चीन हमारा दोस्त रहा है। मैं तो डर गया हूं, मैंने कहा कि इसके माने दोस्ती और दुश्मनी में कोई फायदा ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। सही बात। हाउ कम? बिल्कुल ठीक। अगर चीन भी तुम इक्वेट कर रहे हो अमेरिका के तरह, देन व्हाट आर यू? और भी मैं जा सकता हूँ। आई मीन फॉर इंस्टेंस प्राइसेस में देख लें। नहीं, ये बातें बिल्कुल सारी बड़ी ठीक की आपने हिलाली साहब, और मैं यहाँ पे जरा एक ऐड करके चीज़ और नजम साकिब साहब की तरफ जाना चाहूँगी कि आप ये कह रहे थे हिलाली साहब के इलेक्शन में चले जाना चाहिए था इनको, इन्होंने तो केपी और पंजाब के इलेक्शन नहीं कराए जो कि आइन में लिखा था 90 रोज़ में कराना चाहिए थे। नजम साकिब साहब, आपके ख्याल में कौन से ऐसे इक़दामात या पॉलिसीज़ रही हैं नून लीग की गवर्नमेंट की जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये तो सरीहन नफ़ी थी उनके अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए की? देखिए अमीन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वोट को इज़्ज़त दो का मतलब क्या है। क्या ये कोई एहतजाज है कि आप वोट को इज़्ज़त नहीं दे रहे, वोट को इज़्ज़त दें, या ये कोई दरख्वास्त है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई ऐसी प्ली है कि जी वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए, आप वोट को इज़्ज़त दे नहीं रहे। दूसरा सवाल ये है कि ये किससे कहा जा रहा है, क्योंकि क्या ये पीपल्स पार्टी से कहा जा रहा है, क्या ये किसी सियासी जमात से कहा जा रहा है, ये अवाम से कहा जा रहा है, या फौज से कहा जा रहा है। तीसरी बात उसमें आती है कि ये 2017 के बाद, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि उसके बाद ये हमने यानी सुनने को मिला, क्या उससे पहले वोट को इज्जत दी जा रही थी? और अभी इस वक्त जो है, जो ये दौर आपका जिसमें आपने बात की कि जी शहबाज शरीफ साहब का दौर था, तो इसमें तो हमने ये फिक्रा सुना ही नहीं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है सबसे पहले कि जब आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो आप किस से बात कर रहे हैं और आप मांग क्या रहे हैं? और अगर आपका अपना दौरे इख्तिदार आता है तो क्या आप उसको भूल जाते हैं? इसका एक और पहलू वोट को इज्जत दो का ये है कि जो अवाम है उसकी बात सुनी जाए। अवाम जो कह रही है, इसका मतलब है कि इलेक्शन जीतने की बात हो रही है कि अवाम और उस वोट को इज्जत मिलेगी इनके तई जिसमें कि हम जीतेंगे तो वोट को इज्जत मिलेगी, वरना तो वोट की इज्जत ही कोई नहीं है। फिर इसमें इशारा आपको मिलता है कि जी जितने भी दौरे हुकूमत आए हैं, यानी गुज़श्ता हुकूमतें आई हैं जिसमें के फौजी हुक्मरान थे, कि उस वक्त तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना जी वोट को, तो इसका मतलब आवाम की सुनी नहीं गई। बुनियादी चीज़ ये है कि जब आपके हाथ में इक़्तिदार आता है तो क्या आप वोट को ही इज्जत देने की बात करते हैं कि असल बात की तरफ आते हैं? मैं आपको असल बात की तरफ इशारा कराना चाहता हूं, और वो ये है कि खुदारा वोट को इज्जत दे के दिला के आप इलेक्शन तो जीत लेंगे, मुझे तो अवाम की इज्जत चाहिए। और ये फिक्रा अब इनको चेंज करना चाहिए, ये नारा चेंज करना चाहिए, ये नैरेटिव इनको थोड़ा सा इसमें तब्दीली लानी चाहिए, और फाइनली इस तरफ आना चाहिए कि वोट को इज्जत दे के इलेक्शन जीत के आपने हासिल क्या किया? इतने इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, हालत तो वहीं की वहीं है, बल्कि बदतर होती जा रही है। तो इसको यूं कीजिए, अवाम को इज्जत दें, और अवाम को जब आप इज्जत देंगे फिर जो वोट मिलेगा आपको, बिल्कुल उसकी इज्जत देखिए कैसे। ये बड़ी खूबसूरत बात कर दी आपने नजम साकिब साहब। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि क्या अब अवाम इस बयानी को बाय करेगी, या फिर अब नून लीग को कुछ और लेकर आना पड़ेगा, और क्या वो कुछ और लेकर आ भी सकते हैं, या बयानी उनके पास ख़त्म हो चुके हैं? लेकिन अमीन, बहुत इन्होंने बयानिए बनाने की कोशिश की मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हीलों से। पहले कहा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है, और फिर उसके बाद कहा हमने मुल्क को बचा लिया, इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश की। फिर इन्होंने वोट को इज़्ज़त दो से, जब से मियाँ साहब निकले हैं हुकूमत से, इक़्तिदार से, उस वक़्त से वो लगे हुए थे वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो।
तो आज अख्तर मेंगल साहब ने ख़त लिखा है जी। उसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बताया है कि आप वोट को कितनी इज्जत देते हैं, बिल्कुल सही बात, और अपने ज़ाती इक़्तिदार के हसूल के लिए आप किस किस तरह कासालेसी करते हैं और किस किस किस्म की खुशामद करते हैं। तो वो वही बात है जो आसिफ जरदारी साहब भी उनके बारे में बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जब इनकी इक़्तिदार में होते हैं, बाइख्तियार होते हैं, उस वक़्त ये आपका गला पकड़ते हैं, गिरेबान पकड़ते हैं, और जब बाहर हो जाते हैं उस वक़्त आपके पाँव पकड़ते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे दोबारा से उसी पुराने पाँव छोड़ के अब दोबारा गला पकड़ने के चक्कर में हो गए हैं। अवाम की हालत ये हो चुकी है इस सूरत हाल में, जो उनकी क़ुव्वत ख़रीद दम तोड़ चुकी है। यानी इससे बड़ा सितम और शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि अवाम 14 अगस्त पे चिरागा के लिए बत्तियां और झंडे तक नहीं खरीद पा रही। ये सूरत हाल होगी है। इससे ज़्यादा हमें और क्या तकलीफ़ होगी इस मुल्क और अवाम के लिए कि 14 अगस्त के ऊपर आप उस तरह से अपने जो शौक़ पूरा करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे। इनकी अंदरूनी हालत ये है कि नून लीग, मुझे लगता है इसके अपने उम्मीदवार भागेंगे। वोट तो बाद में मिलेंगे ना जब उम्मीदवार होंगे। मुझे लग ये रहा है कि इनके उम्मीदवार अब इनको भागेंगे और उनको पकड़ने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ओवरऑल सूरत हाल हम देखते हैं, अमन अमान की सूरत हाल देख ले, जिस तरह से पुलिस गर्दी हुई पिछले 16 महीनों में, लोगों की इज्जत पामाल की गई, इज्जत नफ्स पामाल की गई, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, घरों में घुस के ख़वातीन की तौहीन की गई। तो उसके बाद ये तवक्को रखते हैं। और फिर इनका किरदार क्या है, जैसे कि जिक्र हुआ जब केपी और पंजाब के वोट की बात होती है उस वक्त कहते हैं वोट की इज्जत दूर की बात है, वोट का नाम भी ना लो। सही बात है। ये क्या होता है वोट, आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ जाएंगे, 6 महीने बाद पढ़ गए तो क्या होगा। तो इतनी वोट को इज्जत को इनको ख्याल था, केपी और पंजाब में देते वोट की इज्जत जो है ना, वो ये बिल्कुल सही कहा नजूम साकिब साहब ने। अब लोगों को ये कहना चाहिए इनको कि खुदा के लिए वोट को इज्जत दो, अवाम को इज्जत दो। आपके जो स्ट्रेटेजिक एसेट है वो अवाम है। अगर अवाम सही नहीं होगी, अवाम की हालत बेहतर नहीं होगी, अवाम अगर खुशहाल नहीं होगी, उसको सेहत, तालीम और दीगर सहूलियात भी असर नहीं होगी, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, उसकी चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, तो ये मुल्क कैसे चलेगा आगे? किस तरह से आप नारों की कोई वक़्त नहीं जब तक के उन पर अमली इक़दामात करके ना दिखाया जाए। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। असम्बलियाँ तहलील होने और निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के बावजूद आम इंतखाबात को लेकर गैर यकीनी की सूरत हाल अब भी बरकरार है। एक तरफ नून लीग ये कह रही है कि हमने वक्त पर असम्बलियाँ तहलील करके अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी है, अब वक्त पर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ CCI ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम 4 से 6 माह दरकार हैं। तो इस हिसाब से आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात कराने की जो लिमिटेशन दी गई है अब वो तो अब पूरी होती नज़र नहीं आ रही। तो मामला 90 रोज़ से आगे जाना तय है, मगर कितना एक्सटेंड हो सकता है ये एक सवाल है। फिर सवाल ये भी है कि इलेक्शन की ताख़ीर के पीछे सिर्फ हल्का बंदियों का ही मामला है या फिर मामला कुछ और है और हल्का बंदियों को एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर ये भी कि इलेक्शन में ताख़ीर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा किसे, यही सवाल अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रखेंगे। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कौन होगा इलेक्शन में ताख़ीर का सबसे बड़ा बेनिफिशरी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब 15 महीने पहले इन लोगों को पता था कि ये सेंसस का मामला आने वाला है तो क्यों नहीं उस वक्त सेंसस शुरू किया? क्या ज़रूरी था आखिरी दिन तक ठहरे और फिर कहें कि हमें अभी 3 महीने नहीं 6 महीने चाहिए? और वो जो टेक्निकलिटी है लॉ में उस पर ये क्यों करते हैं ऐसी चीज़? ये कहते हैं कि इज़्ज़त है इनको आवाम के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। दूसरी बात ये है कि देखिए, किसको नहीं पता है कि ये जो चेंजेस वेंजेस सब हुए हैं और ये डिले जो हो रहा है, ये उनको वक्त चाहिए इस लीडर को ख़त्म करने, PTI का, और पार्टी को डिसमेंटल करना। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और ये डिसमेंटल हो नहीं रहा है। ये तो एक और अफसोस क्या मैं कहता हूँ, उनके लिए एक अफसोस की बात है कि देयर प्लान इज़ नॉट वर्किंग। तो लगता है कि अगर 6 महीने हैं, अगर ना हो तो और भी चलेगा। तीसरी बात यह है कि आपको वो कानून सब पास करना इसलिए, और ये कोई मेरा नॉवल थिंकिंग नहीं है, लोगों ने कहा है कि एक एम्पावर्ड केयरटेकर चाहते हैं जो लंबा अरसे तक चलता रहे।
और उस वक्त इलेक्शंस हों जब इलेक्शंस के नतीजा सबको पता होगा वो क्या होगा। अगर वो नहीं पता होगा तो ये पूरा खेल जो है जो नवंबर से अप्रैल से शुरू हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। नवंबर से शुरू हुआ है वो, दैट विल बी टू नो यूज़। इस गवर्नमेंट को हटाने का, पीटीआई को हटाने का फ़ायदा क्या था अगर पीटीआई इज़ कमिंग बैक विद अ बिगर मेजॉरिटी और बड़ी अक्सरियत के साथ वापस आ रही है। तो मेरा अपना ख्याल ये है जी कि ये डिले बड़ा ज़रूरी है और ये डिले प्रोलॉन्ग हो सकता है। अच्छा। जब तक श्योरिटी नहीं है कि इसका पूरा मकसद हासिल हो गया है उस वक्त तक आई एम सॉरी ये चलता रहेगा किस्सा। ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या इंतखाबात डिले करने के पीछे हल्का बंदियों का टेक्निकल मसला ही है या फिर कोई सियासी वजूहात या कोई सियासी स्ट्रैटेजी भी है इसके पीछे? और फिर आपको क्या लगता है कि सियासी तौर पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा किसे इलेक्शन डिले होने का? देखिए, हल्का बंदियों का जहाँ से तक मसला है, ताख़ीर हल्का बंदियों के हवाले से होनी नहीं चाहिए। ये डिजिटल दौर है और इसमें वो अगर तो आप प्रोसीजरल चीज़ों पे जाएंगे कि इतने अरसे में वो हल्का बंदियाँ फाइनल करेंगे, फिर उसको एडवर्टाइज़ करेंगे, फिर उस पर एतराज़ात तलब करेंगे, फिर उसके वो प्रोसेस है। अगर डिजिटल दौर में भी आपने वही अखबारों में इश्तिहार दे के और बाकी काम करना है तो फिर उसका तो यकीनन 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, वो तो लगेंगे। अगर आप डिजिटल जो डिवाइसेज़ हैं जो आपके पास, जिस तरह आपने डिजिटल मरदमशुमारी की है, इस तरह डिजिटल हल्का बंदी अगर आप करेंगे तो ये 2 हफ्ते से ज़्यादा का प्रोसेस नहीं है और इसको किया जा सकता है, ये क्वाइट पॉसिबल। और मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन के अंदर इस पर गौर भी किया गया है। शायद किसी वजह से वो ना करें तो वो अलहदा बात है, लेकिन ये हो सकता है, कोई इतना इसका मसला नहीं। इसका मतलब है कि आपको इलेक्शन 10-15 दिन आगे करने पड़ेंगे रूटीन से, अगर करने भी पड़े तो, वरना तो बहुत थोड़े दिनों में 90 दिन है तो 100 डेज़ के अंदर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी बात यह है कि ये तो बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है अब जिस किस्म की सिलेक्शन हो रही है, जैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आगे जिस किस्म के सेटअप हम देख रहे हैं, बल्कि शुनीद ये भी है, पता नहीं अब दुरुस्त है कि गलत है, कि शायद सदर साहब को भी मजबूर किया जाएगा कि वो अपना ओहदा छोड़े और उस जगह पे भी फिर चेयरमैन सेनेट होंगे। तो फिर ये इस किस्म का सेटअप अगर बनता है तो वो तो सीधी सीधी इंडिकेशन होगी कि ये कोई 6 महीने की खेल भी नहीं है, ये शायद कोई खेल इसमें खेला जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये प्रोसेस चलता है, आगे लटकाया जाता है सारे मामले को, तो उसकी वजह यही हो सकती है कि जो नौमौलूद जमातें हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी जेबें वोट से भरने का एहतमाम किया जाए। तो वो आप उसके इलेक्टेबल्स ले जाएं, आप लोग तोड़ दें, आप उनके पास जितने मर्जी वो जमा कर दें, कचरा जितना भी है बेशक भर दें, लेकिन जब वोट वाले दिन जो है वो तो वोट तो लोगों ने डालना है। अगर ऐसी इन्वायरमेंट नहीं होगी जिसमें वोटर ये समझेगा कि उसका वोट का सही हकदार तक पहुंचना मुश्किल है, तो मेरा नहीं ख्याल वोटर निकलेगा। और इसकी हम मिसालें देख चुके हैं। 1997 में लोग नहीं निकले थे जब उनको पता था कि ये किस तरह से इलेक्शन होते हैं और किस तरह से मुंतखब कराया जाता है लोगों को। तो उस दिन 15 से 17% टर्न आउट था, जिसको बाद में रातों रात 35% किया गया था। तो जब लोगों को पता हो कि उनके वोट को इज्जत नहीं मिलेगी तो वो वोट डालने नहीं निकलेंगे, उन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। लेकिन ये भी है कि जब लोगों को पता उनके वोट को इज्जत मिलेगी, आप 88 में देख लें, लोग 11 साल एग्जाइल में बेनजीर रहने के बाद वापस आई, 9 साल एग्जाइल में रहीं, 2 साल आगे कंपेन की, उसके बाद इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी जीत गई, सारे अगेंस्ट ऑल ऑड्स, हर चीज़ उनके खिलाफ जा रही थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना हुआ था। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है, लोगों को आप लोगों के दिलों को इस तरह नहीं मोड़ सकते, लोगों के मर्जी के ख़िलाफ़ आप नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो उसके नताइज बड़े डिज़ास्टर्स होंगे, क्योंकि 1997 के बाद उस हुकूमत ने दो तिहाई अक्सरियत ली, इतनी वोट को इज्जत मिली, इसके बावजूद मार्शल लग गया और सारे वोट जो है ना वो उस मार्शल में बह गए। तो इसलिए लोगों की जब तक पार्टिसिपेशन यकीनी नहीं होगी, इंतखाब ताख़ीर से हों जल्दी हों, जितनी जल्दी बल्कि हो जाए, लोगों को उन वोट को इज्जत मिल जाए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, सबके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। हिलाली साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हिलाली साहब ज़रा आप बता दीजिए क्या कमेंट आप देना चाह रहे हैं। देखिए, ये नजमुल साहब ने सही कहा था इलेक्शन कमीशन के बारे में, मगर एक फैक्टर है जो हमारे लोग शायद समझते नहीं हैं या इतना उनको समझाया नहीं गया है
एक चीज होती है जेरीमैंडरिंग जी। जब इलेक्शन ये जब डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, जब वो गलत तरीके से लोग करते हैं, वो कहते हैं जेरीमैंडरिंग। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप पहले देखते हैं कि आपके सपोर्टर्स एक एरिया में मेजॉरिटी में है कि नहीं है, माने अक्सरियत है या नहीं है उनका। अगर आप समझते हैं वो नहीं है, मगर एक नियर बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हैं, तो आप ऐसे करते हैं, उनको दूसरे इलेक्टोरल रजिस्टर में लगा देते हैं। या हिंदुस्तान में क्या हुआ, जैसे मैंने कल आपको बताया था, 9 लाख पोलिंग स्टेशंस जब एग्जामिन किए गए, पता चला कि हर क्लोज इलेक्शन बीजेपी जीत गई। अगेन कैसे हो सकता है? 9 लाख पोलिंग स्टेशंस में जब भी क्लोज हुआ, इट वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ द तो उनको पता ये चला कि मूडी के जो लोग थे वो मुसलमान वोट इलेक्टोरल रजिस्टर से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर ये बैठ के टाइम कर, इनके पास वक्त है, इनके पास कंप्यूटर्स हैं, इनके पास सब फैक्ट्स हैं, ये जेरीमैंडर करके एक मिनॉरिटी एरिया को अपना मेजॉरिटी ले आ सकते हैं और कोई नहीं है टू चेक देम। अच्छा, चलिए, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन प्रिजम्पशन ये है कि इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ होगी जो पावर में है। तो प्लीज भी ये फैक्टर जो है, इसको मेरे ख्याल में वी शुड एम्फसाइज दिस, खास तौर जब ये हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नजमी साकिब साहब, इलेक्शन 90 दिन में हो, 6 माह में हो, 1 साल बाद हो, फर्क क्या पड़ेगा, किसको पड़ेगा? आपको क्या लगता है किन फैक्टर्स की बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि जी अब इलेक्शन कराने का ये सूटेबल वक्त है? सबसे पहले तो रामीन, फ़ायदा आपने पूछा है कि जी ताख़ीर का फ़ायदा किसको होगा, तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा फ़ायदा तो इस निगरान हुकूमत को होगा। अच्छा, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जारी रहेंगे, ये अपनी मर्जी के काम करवाते रहेंगे। तो पहले नंबर पे तो आपकी आगे निगरान हुकूमत के, इनको तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा उन तमाम सियासी जमातों को होगा जिनकी साख जो है वो समझते हैं कि उनको वापस बहाल करनी है, उनको आवाम में वापस जाना है। उन्होंने वो सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं या वो जो बुनियादें उनके ख्याल में हिली हैं, उनको उन्होंने मजबूत करना है, तो वो कोई भी सियासी जमात हो सकती है। अच्छा। तीसरा ये है कि जो सीट एडजस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि जो आप अगर देखें इसका सियासी पस मंज़र देखें तो आपको नज़र आएगा कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो मेजॉरिटी तो मैंने यानी कोई सियासी पार्टी आती कम से कम मैं नहीं देख रहा। कोलिशन बनेगी, कोलिशन बनेगी तो उसमें किस किस्म की सीट एडजस्टमेंट्स सियासी पार्टियां करना चाहेंगी, तो ये हैं वो यानी वो लोग जिनको के फायदा होगा। नुकसान किसको होगा? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक ऐसी हुकूमत जो कि निगरान हुकूमत है, आप सॉवरेन गारंटी किसको देंगे? आप बड़े लेवल पे जब 2 मुल्क आपस में कोई बात करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी किस्म का कोई जॉइंट वेंचर होता है, तो उधर से सॉवरेन गारंटी मांगी जाती है। आप कैसे दे सकेंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हुकूमत आए, कोई भी आए। मैं ये नहीं कह रहा कि फलां पार्टी आए या उनका जो सिलसिला बनता है इतने इनके और इतने इनके, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है। एक और बात इसमें बड़ी अहम है जी कि ताखीर के बाद अगर इलेक्शन होता है या इसी 90 दिन में हो जाता है, तो क्या वो फ्री और फेयर होगा कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन तो पहले से ही, वो जो एक रिगिंग का लफ्ज हम सुनते आ रहे हैं कि जी इलेक्शन तो बस जी पहले से ही डिसाइड होता है किन्ने जीतना है किन्ने हारना है, अगर तो उस किस्म की बात है तो फिर तो ताखीर होनी ना होनी लायानी हो जाती है, बेमानी हो जाती है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में 90 दिन का जब रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि होना है, तो उस वक्त के लोग जो थे वो कोई इतने बेवकूफ़ नहीं थे, उनको पता था कि 90 दिन में तैयारी हो सकती है। डिले करने के लिए तो आप कोई किसी किस्म का बहाना बना सकते हैं। एक आखिरी बात यहाँ पे करना चाहूंगा कि ये आप पे नहीं है कि जी हम नहीं चाहते, अभी हम तैयार नहीं है। बाबा, तो कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है? आइन किस लिए है? आपने किसकी बात सुननी है? अगर आपने आइन में तब्दीली करानी है तो करा लीजिए। उसके लिए मेजॉरिटी। मुझे ये पता है कि इलेक्शन 90 दिन में होते हैं या ताखीर से होते हैं। इलेक्शन होंगे, नंबर 1। नंबर 2,
अगर तो फ्री एंड फेयर होते हैं तब पता लगेगा, इस तरह राव साहब ने कहा, फिर पता लगेगा कि अवाम को वोट। अब देखिए मेरे जो साथ काम करने वाले लोग हैं ना, जो अवाम में जब आप जाते हैं आप देखते हैं कि वो जो ठेले वाला है, वो जो फुटपाथ पे बैठा हुआ आदमी है, जरा उसको भी देखिए, वो भी अवाम है, वो क्या कह रहा है, और सर वोट देने का फायदा की पहले ही फैसले हो जाते। ये वाला इंप्रेशन इस निगरान हुकूमत ने दूर करना है कि आप जब वोट देंगे वो काउंट होगा। देखिए अगर आपको ये पता है कि आप वोट देंगे काउंट नहीं होगा तो फिर कौन जाएगा। अभी आपने यानी ये देखा, ये 14 अगस्त की जो तैयारियां हो रही हैं, लोगों का जो एंथुजियाज्म है, जो उनका जोशो खरोश है, वो आपको एक इंडिकेटर मिलता है इससे। अब इलेक्शन आते हैं, आपके ख्याल में लंबी लाइनों में खड़े हुए लोग, गर्मी हो या सर्दी हो, तो वो खड़े होंगे इसलिए कि जी उन्होंने सिर्फ ठप्पा लगाना है, तो वही लोग आएंगे जिन्होंने अपने आईडी कार्ड रात को जमा कराए हुए हैं। ये वही लोग होंगे जो डालों पे बैठते हैं, बसों पे बैठते हैं और आके वोट डालते हैं। तो आपकी जमहूरियत की जो खासियत है वो कहाँ गई? तो मेरे ख्याल में इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जो कि इस निगरान हुकूमत का बुनियादी मकसद है। साहब मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कल पूरे मुल्क में यौम आज़ादी मनाया जाएगा। घर से हम बाहर निकले तो तमाम ही यहाँ शाहराहें सजी हुई हैं, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं और यकीनन ये एक ऐसा मौका है जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए और उन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने बेशबहा कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क का वजूद मुमकिन बनाया। मगर नाज़रीन यहाँ पर ज़रूरी ये भी है कि रेट्रोस्पेक्ट में जाकर क्रिटिकल माइंड से थोड़ा ये भी सोचा जाए कि क्या 76 सालों बाद पाकिस्तान उस मकाम पर है जहाँ ले जाने के ख्वाब इस मुल्क के बनाने वालों ने देखे थे। हम 76 सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों हम आज भी IMF के दर पर बैठे हुए हैं? इकोनॉमिक पॉलिटिकल टर्मोइल जो का तू है और इस मुल्क के तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए वो हम अब तक हासिल करने में क्यों नाकाम है? इस पर कोशिश करते हैं थोड़ी इनलाइटेंड गुफ्तगू करने की। हिलाली साहब, इन 76 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, और जो खोया उसका जिम्मेदार कौन था? आप लोग बड़े होशियारी से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्लांट दिया है, जो मैं समझता हूँ कि हमें ये कभी नहीं पूछना चाहिए और इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान जो हुआ है कि मुसलमानों के साथ जो हिंदुस्तान में हो रहा है, माने कि अच्छी बात है कि नहीं कि पाकिस्तान वजूद में आया। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक। ये किस्म का सवाल अगर आप ये समझते हैं कि हम इसको एड्रेस करेंगे तो ये तो गलत बात है। दिस इज़ रॉन्ग। मैं तो कहता हूँ दिस इज़ नॉट ओनली रॉन्ग, ये किस्म का सवाल पूछना, अगर आप अंधे नहीं हैं, आपसे ये सवाल नहीं किया गया कि हम आना चाहिए था इसे मारिज़ वजूद में कि नहीं, ये सवाल नहीं है मेरा सवाल ये है कि हमने अभी जब हमारे 76 साल हो चुके हैं तो हमने इंटरनली जो पॉलिसीज़ अपनाई उसकी वजह से अगर हमें कहीं फेलियर देखना पड़ा तो उसकी क्या वजह थी, कौन जिम्मेदार था, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। ये तो फिर सवाल खासा बोरिंग हो गया है ना। सबको पता है कि क्यों हुआ, सबको पता है कौन रिस्पॉन्सिबल है, सबको पता है व्हाट वर द कॉजेज। इनकॉम्पिटेंस था, करप्शन था, ठीक तरीके से रूल ऑफ लॉ नहीं था। ये आई मीन ये तो कब से हम सब जानते हैं कि व्हाई वी वेंट रॉन्ग। अभी ये जो आप लोग इस वक्त की बात कर रहे हैं ना, इस वक्त की बात लिटिल मोर इंटरेस्टिंग कि कब हुआ। जैसे मैंने आइडेंटिफाई आपको करके कहा था कि फॉरेन पॉलिसी में एकदम हमने लपक करके चले गए उनके गोद में, अमेरिकन के गोद में। तो ये भी तो आप सोचिए कि अपने लोग क्या सोचते हैं अपने बारे में। वो कहते हैं यार ये कमाल है, ये अमेरिका ने ये किया वो किया, हमारे साथ हर किस्म के साथ बुज़दिली की, झूठ बोला, हमें सैंक्शन किया, पनिश किया, और ये लोग जो हैं 6-6, 7-7 दफ़े अमेरिका जा रहे हैं एक साल में और वापस उनके साथ अभी एक मिलिट्री एग्रीमेंट फिर साइन हुआ है भाई कि हम ड्रोन्स और ये वो सब करेंगे। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो क्यों किया, एक्सप्लेन करें। और अगर आप बैलेंस लाना चाहते हैं बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, बिटवीन गुड एंड बैड, बैलेंस हो सकता है।
और अगर आप लाके समझते हैं कि आप बड़े होशियार हैं, यू आर नॉट। आपके अपने लोग कहेंगे आप हिंदुस्तान जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, सबको पता है इंडिया के ने कहा हम नहीं आते, पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, हम नहीं आ सकते उधर और ना जाएंगे। अरे कमाल है, सब और मुल्क आ सकते हैं, हम प्रोटेक्शन देते हैं, हर चीज़ करते हैं, मगर आप नहीं आते हैं, मगर हम भाग के फिर जा रहे हैं आपके पास। क्यों? इसलिए कि हमें पैसे चाहिए? क्यों? कि हमारे पास वी डोंट हैव अ सेंस ऑफ शेम? ये क्यों हो रहा है भाई? तो देखिए बात असल ये हो रहा है, कहने की बात है कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि दीज काइंड ऑफ डिबेट्स, हमें सबको पता है कि क्यों हम लोग नहीं कर पाए। ये नहीं पता था कि इतने क्यों 1960 तक सब चीज़ ठीक चला था, क्यों? हमारे कोर्ट्स को देखिए, हमारी अदालतों को देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद जस्टिस और जजेस कह रहे हैं। सही बात है। और फिर हम अपने आप को पूछते हैं वाई नहीं। और ये सवाल कभी नहीं पूछना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान क्या जो वजूद में आया ठीक किया, मुसलमान बेहतर हैं, बिल्कुल बेहतर हैं। और ये सवाल अब बैन हो जाना चाहिए। अगर लोग बंदे नहीं है, बहरे नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा, ये बैन हो जाना चाहिए। आज मुसलमान हिंदुस्तान में वो हर प्रोविंस में एक पाकिस्तान चाहता है। ये हालत है हिंदुस्तान में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने आप को कहते हैं क्या हुआ जी वजूद में नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल भी नहीं ना किया गया और ना ही ये बनता है। सवाल यही बनता है कि जब हमने इस मुल्क को हासिल कर लिया, उसके बाद हमने इस मुल्क के साथ क्या किया। राव खालिद साहब, आपकी राय? देखिए, जो बुनियादी तौर पे है, मैं पूरी ज़िंदगी बहुत ही ऑप्टिमिस्ट रहा हूँ और अभी भी हूँ। लेकिन मैं जब लोगों को मिलता हूँ, देखता हूँ पिछले कुछ अरसे से, तो एक बड़ी यानी कह लें कि डिस्क्रीटली एक जो होपलेसनेस है उनमें नज़र आती है मुझे। को नाउमीदी बढ़ रही है, जैसे अब ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, लोग बाहर जा रहे हैं, ज़ाहिर है मायूसी की वजह से जा रहे हैं। इसी तरह से ओवरऑल जो सिचुएशन है, लोगों की सख्त इस्तात में कमी हो रही है, बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, रोज़मर्रा के अखराजात के हवाले से, ओवरऑल जो बिज़नेस एक्टिविटी उसके हवाले से। तो वो एक सूरत हाल ऐसी है जिस पे हमें यकीनन तशवीश होनी चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिकंदर मिर्ज़ा से लेके आज तक हम जो मुल्क के निज़ाम के हवाले से, मुल्क के पॉलिसीज़ के हवाले से हम एक दायरे में घूम रहे हैं। हम एक जगह से चलते हैं और हम कहते हैं बस हम अब सही रास्ते पर निकल गए हैं, घूम के हमें पता चलता है 2-4 साल बाद हम वहीं पे फिर खड़े होते हैं। फिर हम सोच रहे होते हैं कि अब कौन सी पॉलिसी होगी, कौन सा बंदा वज़ीर आज़म होगा तो फिर ठीक होगा, कौन सा निज़ाम होगा तो मुल्क ठीक चलेगा, कौन सा वज़ीर ख़जाना आएगा तो होगा। फिर हम IMF का 1-1.5 अरब के लोन पे बगले बजानी शुरू कर देते हैं कि ओहो कमाल हो गया, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन हो गया। कुछ हम तरक्की के जो मयारात हमने रखे हैं उसमें हमने रखा है, मोटरवेज़ बना ली हमने, और लैपटॉप तकसीम कर लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, नए एयरपोर्ट्स बना लिए। ये हमारे तरक्की के मयारात है। यकीनन कम्युनिकेशन मीन्स जो मॉडर्न वर्ल्ड में होने चाहिए, लेकिन किस लिए होनी चाहिए? क्या आपकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि वो उसके आपको बहुत रोड्स बहुत अच्छी चाहिए उसके लिए, ताकि आपकी जो तरसील है, जो भी सामान आप बना रहे हो आसानी से हो सके? क्या आपकी टूरिज़्म इतनी बढ़ गई है कि आपके एयरपोर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि हर वक्त 50, 60, 70 फ़्लाइट्स को वो घंटे के अंदर वो उसको कर सकें? लोगों की आमदोरफ्त इतनी बढ़ चुकी है आपके यहाँ। मसला यह है कि हमने लोगों पे इन्वेस्ट करना था, जो हमने पहले ही बात की, वो नहीं किया। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमने क्या किया है? लोगों की तालीम, सेहत के हवाले से किया है, क्या किया? अमन व अमान के हवाले से क्या किया? उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमने क्या किया है? हमने पुलिस ऐसी क्रिएट की है जिसके हाथों किसी शरीफ आदमी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। सड़क पे जाते हुए कहीं पे रोक के आपको वो 2 मिनट में बेइज्जत कर देंगे, थप्पड़ मार देंगे, कान पकड़वा देंगे। ये आम वीडियोज़ आप देख रहे होंगे इस किस्म की। तो क्या हम वाकई सही रास्ते पे जा रहे हैं? मेरा ख्याल है हबीब जालिब ने बहुत सही कहा था कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। और सबसे अहम बात यह है कि हमें आज हर वक्त ज़रूरत होती है इसकी, लेकिन हर आए दिन के साथ इसकी ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है कि तमाम तबका हाय फ़िक्र को लिसानी, ग्रोही, फ़िरका वाराना किस्म की सियासी और इदारा जाती तासुबात से निकल के इस मुल्क के लिए सोचना होगा।
फिर ये मामला ठीक होंगे। अगर हम अपने अपने दायरों में फंसे रहे तो फिर इसी दायरे में ही घूमते रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। नजबुल साकिब साहब, जो शेर राव खालिद साहब ने पढ़ा है उसका ये फ़िक्रा कि मंजिल खो रहे हो, तो यहाँ पर ही मेरा ये सवाल है कि क्या हमने मंजिल का कोई तयन भी किया था, और अगर किया था तो क्या हम वहाँ तक पहुँचे, क्यों नहीं पहुँच सके? अगर आप 2-3 पॉलिसीज़ नट शेल में हमें बता सकें कि जो कि मसले का जड़ है, और अगर ये पॉलिसीज़ फिक्स हो जाएँ तो कुछ उम्मीद है बाकी। देखिए, इतना अच्छा सवाल है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपके पास वो 11 घंटे नहीं हैं जो आज से कुछ बरस पहले ये सवाल आया था कि पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। इसको मुख्तसरन ही मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तान 1971 तक और पाकिस्तान 1971 के बाद तक, ये 2 अदवार हैं बड़े बड़े जिसमें कि हमने ये देखना है कि क्या खोया और क्या पाया उसमें, और फिर आप देखेंगी कि अंदरूनी तौर पे क्या हुआ और ख़ारजा पॉलिसी में क्या हुआ। मुख्तसरन ये बताऊंगा कि जहाँ तक अंदरूनी तौर पे है उसका मायार बना लिए, एक मायार बन जाता है, और वो ये है कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त किसी एक शख्स की, चाहे वो किसी भी स्ट्रैटिफिकेशन का था, किसी भी यानी मुआशरती तौर पे मुआशरे में किसी भी लेवल पे था, क्या उसमें बेहतरी आई है कि नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान का बनना जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ग्लोब में आपने कुछ चेंज करना है या नक्शे में कुछ चेंज करना है, वो तो हो गया, लेकिन बात अवाम की होगी, बात लोगों की होगी, बात उन लोगों की होगी जो इस बाउंड्री में, जिसको रियासत पाकिस्तान कहते हैं, उसमें रहते हैं। तो सिर्फ ये देख लीजिए कि क्या उस वक्त से लेके अब तक लोगों की जिंदगी में कोई बेहतरी आई है कि नहीं, ये बुनियादी सवाल है। और अगर आपका जवाब ये है कि आई है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ पाया, और अगर आपका ये जवाब है कि यानी बेहतरी नहीं आई तो हमने बहुत कुछ खो दिया। ये तो मैं आपको बता रहा हूं अंदरूनी तौर पे। बैरूनी तौर पे अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि वो जो सेंटो सीटों का जिसका हवाला हिलाली साहब ने अभी दिया, उस वक्त से लेके अब तक क्या हमारे खारजा मामलात में बेहतरी आई है कि नहीं, इसका भी जवाब बड़ा आसान है। देख लीजिए कि आपकी कमिटी ऑफ नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस में आपकी दुनिया में इस वक्त इज्जत का क्या मकाम है। सही बात है। आपको जब पाकिस्तान का नाम आता है या ग्रीन पासपोर्ट आता है तो उसकी कितनी अहमियत है, कितनी उसको जो है वो यानी तवक्कुआत उनसे वाबस्ता की जाती है, इसका भी जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। जो बेसिक चीज है बॉटम लाइन में ये है कि आप इसके दोनों तरफ से कर सकते हैं। बेहतरी आई नहीं जी नहीं, हमने तो कश्मीर पे ये कर दिया, वो कर दिया, अफगानिस्तान में ये कर दिया, हमने इतने डैम बना लिए, हमने इतनी सड़कें बना ली वगैरह वगैरह। तरक्की की जहां तक बात आती है, मैं इस पे बड़े वसूख से आपसे कह सकता हूं कि दुनिया भर को ले लें या पाकिस्तान को ले लें, तरक्की हमारे इन्वायरमेंट की हो रही है, तरक्की हमारी सराउंडिंग्स की हो रही है। मैं वही लालची आदमी हूं, मैं वही हूं जो चाहेगा कि जी मेरे लिए पहले कुछ हो, मेरे बच्चों के लिए हो, मेरे रिश्तेदारों के लिए हो, मुझे हमसाये नजर नहीं आते, तो मेरी तरक्की की बात करनी है। और ये बड़ा एक यानी है तो फिलोसॉफिकल सवाल, लेकिन इसके सवाल के जवाब में आपको नजर आएगा कि आइंदा आने वाली सूरत हाल कैसी होगी। अगर मैंने सिर्फ ये बड़ी गाड़ी लेके किसी ACDC को दे देनी है, ये तरक्की नहीं है। तरक्की ये है कि वो ACDC जो है उसको पता हो कि वो अवाम के लिए है, वो अफसर है तो है लेकिन उसने अवाम की खिदमत करनी है। आखिरी बात इस वक्त की, आपने 1947 से लेके 1971 से लेके 2023 इसका पूरा तज्जिया कर लीजिए। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। हमें ये बिल्कुल नहीं देखना कि उस वक्त क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। हाँ, तज्जिया करना है, आपने अपने गलतियों से सबक सीखकर हम आगे अमल बनाना कर सकते हैं। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।